हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट नियम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने हेनरी के नियम का अध्ययन किया था। तो आइए राउल्ट के नियम का अध्ययन करते हैं। राउल्ट के नियम का अध्ययन करने से पहले हमें वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो इस वाष्प दाब की क्या परिभाषा होती है? निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर, जब वाष्प और क्या हो जाती है, द्रव के बीच साम्य स्थापित हो जाती है, पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक हो गया। अब वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो आपका ताप है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्पन होगा क्योंकि वाष्प दाब बढ़ेगा। और दूसरा है आपका कि जैसे हमने द्रव की प्रकृति हो गई, जैसे हमने एथिल अल्कोहल और हमने क्या लिया, जल लिया। तो एथिल अल्कोहल में दुर्बल बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि जल में क्या होते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंधु होते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, द्रव का जो जल का वाष्प दाब है वो एथेनॉल से क्या होता है, कम होता है, और एथेनॉल का वाष्प दाब अधिक होता है। तो ये दो कारक वाष्प दाब को रहते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आता है वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कोई शुद्ध विलायक होगा तो उसमें अगर कोई विलेय मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि जो विलेय के कण होते हैं वो विलयन के जो विलायक के वर्णों को हैं वो वाष्पित नहीं होने देते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा राउल्ट का नियम, जिसको हम राउल्ट लॉ कहते हैं इंग्लिश में। तो राउल्ट ने सन 1886 में किसी विलयन में विलेय के सांद्रण तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध स्थापित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने दो प्रश्न मान लिए, ए और बी, तो पी ए उसका आंशिक दाब हो गया बराबर पी जीरो ए इंटू फ्रैक्शन ए। पी जीरो ए क्या हो गया, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, और फिर उसके बाद पी वी हो गया पी जीरो बी, और फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या हो गया, आपके फ्रैक्शन जो होते हैं फ्रैक्शन ए और बी मोल अंश हैं। ठीक हो गया। तो पी कूल निकाल देंगे डाल्टन के नियम से, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो पी कूल बराबर आ जाएगा पी जीरो ए फ्रैक्शन ए प्लस पी जीरो बी फ्रैक्शन पी। ठीक हो गया। जहाँ इसमें आप देखिए, जहाँ पी ए और पी बी द्रव ए और बी के क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, और पी जीरो ए और पी जीरो बी क्या है, शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब है। और फ्रैक्शन ए और फ्रैक्शन बी क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज है। तो इस तरीके से हमने इसका आपके राउल्ट के नियम का अध्ययन किया है। तो राउल्ट का नियम सिंपल है, आप इसको समझेंगे और इसको याद करेंगे। उसके बाद इसमें एक और थोड़ा सूत्र आता है कि वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालने आते हैं। तो ये आपका जो है इसमें लिखा हुआ है कि वाष्प अवस्था में घटकों के मोल प्रभाज या मोल अंश। तो वाष्प अवस्था में घटक ए के मोल प्रभाज बराबर घटक ए का आंशिक वाष्प दाब बट्टे कुल वाष्प दाब, और वाष्प अवस्था में घटक बी के मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा घटक बी का आंशिक वाष्प दाब बट्टे कुल वाष्प दाब। तो ये सवाल है, इससे हम संबंधित एक न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। जो न्यूमेरिकल आपका ये है, इसको देखिए आप, इस न्यूमेरिकल को, राउल्ट के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो प्रश्न है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है वो, तो द्रव के मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। वाष्प अवस्था आप जानते हैं, वो जो हमने अभी बताई थी आपको कि घटक एक आंशिक बट्टे कुल वाष्प दाब जो निकालते हैं, वो आपका वाष्प अवस्था में उनके उसका संगठन होता है, मतलब मोल प्रभाज तरीके हो गया एक तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम दिया है लिखेंगे, हमें जो जो दे रखा है हम उसको लिख लेंगे। तो दिया है, क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो आपको शुद्ध अवस्था का ए और बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दिया है, तो पी जीरो ए कर लेंगे उसको। तो पी जीरो ए बराबर हमको दे रखा है 450 mmHg। ठीक हो गया। और हमें क्या दे रखा है, पी जीरो बी भी दे रखा है, पी जीरो बी ए और पी का पी जीरो बी बराबर भी हमको दे रखा है 750 mmHg। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पी कुल दिया हुआ है, पी कुल, क्योंकि टोटल आपका कुल वाष्प दाब भी दे रखा है, तो हम इसको पी कुल कर देंगे। तो
पी कुल बराबर हमको दे रखा है 600 mmHg। ठीक हो गया। और हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है एक तो पी ए निकालना है और एक पी ए बी भी, और दोनों ही निकालना है। मतलब पी ए भी हमें निकालना ही है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और पी बी भी हमें निकालना ही है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और हमें वो तो आपके पास होता है, हमें संगठन भी निकालना ही है, मूल पदार्थ निकालने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम सूत्र से राउल्ट के नियम से करेंगे। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से हमारे पास क्या हो जाएगा, पी कुल बराबर हमने निकाला था, पी कुल बराबर हमने किया था P0 पी ए प्लस पी बी किया था पहले, हम उसको वही कर लेंगे, टोटल कर लेंगे पी ए प्लस बी बी। अब इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा P0A इंटू फ्रैक्शन ए प्लस P0B इंटू फ्रैक्शन बी। समझ में आ गया। तो ये पी कुल हो गया। ठीक हो गया। तो ये समीकरण 1 कर लेंगे और इसको समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि फ्रैक्शन ए प्लस फ्रैक्शन बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। होता नहीं होता है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन ए बराबर निकाल लेंगे। फ्रैक्शन ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शन बी। ठीक हो गया। इसको समीकरण 3 कर देंगे। तो समीकरण 3 से फ्रैक्शन ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से फ्रैक्शन ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 2 में, ठीक हो गया, 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये रख देंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, पी कुल बराबर आ जाएगा P0A। अब हमने इसका मान रख दिया 1 माइनस फ्रैक्शन बी, इसको हमने कर दिया। ठीक हो गया। प्लस P0B इंटू फ्रैक्शन बी। ठीक हो गया। आगे समझ में, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबके मान के वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो पी कुल बराबर हमारे पास क्या था, पी कुल बराबर था 600, तो 600 रख देंगे। तो सभी के मान रखने पर, तो मान रख लेंगे, तो 600 बराबर हमारे पास P0A कितना था, 450 रख देंगे। तो 1 माइनस फ्रैक्शन बी, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस P0B हमारे पास कितना था, 750 और फ्रैक्शन भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 600 बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 450 से कम 450 ही हो गया, माइनस 450 फ्रैक्शन बी और प्लस 750 फ्रैक्शन बी। ठीक हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 450, यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस को जाएगा, 450 बराबर ये हो जाएगा, माइनस से माइनस 450 में से प्लस 750 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 फ्रैक्शन बी। ठीक हो गया। इतना आगे समझ में। उसके बाद यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 150 बराबर 300 फ्रैक्शन बी। आगे बात समझ में। उसके आगे को अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, हमने किया था 150 इक्वल टू क्या किया था, 150 इक्वल टू 300 फ्रैक्शन बी। तो यहाँ से फ्रैक्शन बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 150/300 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/2 से फिर काटेंगे तो 0.5, तो फ्रैक्शन बी 0.5 आ गया। अब हमें पता है फ्रैक्शन भी हमारे निकल, तो फ्रैक्शन निकल जाएंगे फिर, तो हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं फ्रैक्शन ए प्लस फ्रैक्शन बी बराबर 1 होता है।
तो यहाँ से फ्रैक्शन ए निकल जाएगा, फ्रैक्शन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.5, यही तो होगा। तो फ्रैक्शन ए कितना आ गया, ये भी आपका 0.5 आ गया। बस दोनों के मान निकल गए। अब हम आप इसके बाद सूत्र में इसको रख लेंगे। तो सूत्र में जब हम रखेंगे तो इसके बाद ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके बाद हम इसका मान सूत्र में रखेंगे। तो फिर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास हम निकालते हैं आंशिक दाब। हमारे पास पी ए बराबर हमने निकालना है, तो पी ए बराबर हमारे पास आ जाएगा P0A इंटू फ्रैक्शन ए। अब P0 हमारा अभी हमको दे रखा है 450 इंटू फ्रैक्शन ए कितना है 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो पॉइंट तो आएगा इसमें 25 और 4 पंजे 20 और 2 ये 225, ये कितना आया 225 mmHg। ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम वो निकाल लेंगे, ये हमने पी ए निकाला। इसी तरीके से हम आपका वो पी वी निकाल लेंगे। तो पी वी को हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पी वी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा P0B इंटू फ्रैक्शन बी। तो P0B हमें दिया था 750 इंटू फ्रैक्शन बी कितना है हमारे पास, फ्रैक्शन बी कितना आया 0.5। ठीक हो गया। तो पॉइंट लगे 0 आ गया यहाँ पर। अच्छा 25 7 पंजे 35 2 37, तो ये आ गया 375 mmHg। ठीक हो गया। तो ये दो हमारे तो पी और पी वी हमारा आंशिक आंशिक दाब वो निकल गई। ठीक हो गया। अब हम इनके वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालेंगे। तो आपका आएगा, अब आएगा वाष्प अवस्था में घटक ए के मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल वाष्प अवस्था में मोल भिन्न भी कहते हैं इसको। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए का आंशिक दाब और बट्टे कुल दाब। तो ए का आंशिक दाब बट्टे कुल दाब, ए का आंशिक दाब घटक ए का आंशिक दाब बट्टे कुल दाब। ठीक हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटक ए का दाब कितना आया, नहीं घटक ए का आंशिक दाब कितना था 225 आया और कुल आंशिक दाब कितना है 600। ठीक हो गया। इसको इससे काट देंगे तो ये आंसर आएगा आपका, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हमारे पास आ गया 225 बट्टे 600। इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 0.18 42 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम निकाल लेंगे आपका वाष्प अवस्था में घटक बी के, वाष्प अवस्था में घटक बी के मोल अंश। ठीक हो गया। फिर से वही सूत्र लगेगा, घटक बी का आंशिक दाब बट्टे कुल दाब, घटक बी का आंशिक दाब बट्टे कुल दाब। ठीक हो गया। तो घटक बी का आंशिक दाब कितना आया आपका, कितना आया, अभी हमने निकाला था 375 बट्टे 600। ठीक हो गया। तो इससे काट देंगे, कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक हो गया। तो ये आपका इनके उत्तर आ गए। ठीक। तो इस तरीके से ये हल करना था राउल्ट के नियम से। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। आप उत्तर की जांच के लिए भी देख सकेंगे, इन दोनों का जब योग करेंगे तो एक आएगा। जैसे आपने यहाँ पर 10 6 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, तो एक आया इसका, तो एक आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको इसके और भी सवालों का इसी की सहायता से और सवालों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।